हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एक शानदार सा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आज का ये कॉन्सेप्ट अगर आप सभी स्टूडेंट समझ लोगे तो आपको कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित प्रश्न मिलेंगे तो आप उनको बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे। तो आज मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ ये कॉन्सेप्ट रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। साधारण ब्याज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम अगर 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए साधारण ब्याज निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो क्या ये दोनों ब्याज समान होंगे या अलग अलग होंगे, तो हम इनकी गणना किस प्रकार से करेंगे, इन दोनों के बीच में मैं अंतर आपको समझाने वाला हूँ। अगर आज आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से पूरा समझाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से समझते रहिए। हम क्या करेंगे, मूलधन लेंगे 100 रुपए और दर लेंगे 10%। मूलधन 100 रुपए और दर 10% लेके हम 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए साधारण ब्याज की गणना करेंगे और इसी मूलधन और इसी दर पे हम 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे। फिर इन दोनों के अंदर अपन अंतर भी देखेंगे कि कितना अंतर आएगा और हम किस प्रकार से इनकी गणना करेंगे, हम सबको समझने वाले हैं। तो ध्यान से समझते रहिए आप एक एक स्टेप को। मैंने यहाँ पे लिखा प्रथम वर्ष, यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 वर्ष की बात करेंगे। तो 1 वर्ष के लिए मूलधन कितना लेंगे हम, 100 रुपए। मूलधन तो कितना रहेगा, 100 रुपए रहेगा। अब हमें दर कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। तो अगर दर 10% है तो ब्याज कितना बनेगा, यानी 100 रुपए पे 10% आप निकालेंगे तो 10 रुपए ब्याज बनेगा। यानी 1 साल के लिए 100 रुपए पे ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो वर्ष के अंत में राशि जो अपन लौटाएंगे वो कितना हो जाएगी, देखो 100 रुपए तो हमने उधार लिए, वो तो मूलधन था, उसमें हम 10 रुपए ब्याज की ओर जोड़ देंगे तो हमें 1 साल के बाद कितना रुपया जमा करना पड़ेगा, 110 रुपए जमा करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं 2 साल का कैलकुलेट करता हूँ। द्वितीय वर्ष के लिए भी मूलधन मैं साधारण ब्याज के लिए कितना लूंगा, 100 रुपए लूंगा। हम साधारण ब्याज में मूलधन को चेंज नहीं करेंगे। हम साधारण ब्याज में मूलधन हर साल के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर आप 1 वर्ष की गणना करोगे तो भी मूलधन 100 रुपए होगा, दूसरे वर्ष की गणना करोगे तो भी मूलधन 100 रुपए होगा। अब 100 रुपए पे फिर से 10% की दर से ब्याज लगेगा तो कितना आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा। यानी अब आप ये देखो कि वर्ष के अंत में, यानी दूसरे वर्ष के अंत में आप कितनी राशि दोगे, 100 रुपए तो मूलधन दोगे, 100 रुपए तो क्या दोगे, मूलधन दोगे। फिर प्लस पहले वर्ष का ब्याज कितना था, 10 रुपए था और दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना, 10 रुपए है। यानी हम कुल कितना राशि देंगे, 120 रुपए। अगर हम साधारण ब्याज की शर्त पे 100 रुपए उधार लेते हैं तो हम 2 वर्ष के बाद कितना रुपया जमा कराएंगे, 120 रुपए जमा कराएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई। अब हम तीसरे वर्ष के लिए देखते हैं। यस देखो, तो तीसरे वर्ष के लिए भी हम साधारण ब्याज पे मूलधन तो कितना लेंगे, 100 रुपए लेंगे। मूलधन हम चेंज नहीं करेंगे, 100 रुपए लेंगे। तो 100 रुपए पे फिर से 10% की दर से ब्याज हम देना देंगे तो कितना ब्याज देंगे, 10 रुपए ब्याज देंगे। अब तीसरे वर्ष के अंत में हम राशि कितना देंगे, तो क्लियर सी बात हमें पता चली कि 100 रुपए तो मूलधन था। पहले वर्ष हमने क्या किया, 10 रुपए ब्याज के जोड़े। दूसरे वर्ष फिर हमने कितने रुपए ब्याज के जोड़े, 10 रुपए ब्याज के जोड़े। और तीसरे वर्ष फिर हमने कितना रुपया ब्याज का, 10 रुपया। तो टोटल हम कितना ब्याज देंगे, 30 रुपए। टोटल ब्याज कितना देंगे, 30 रुपए देंगे। तो तीसरे वर्ष के अंत में हमें कुल राशि कितना जमा करनी होगी, 130 रुपए। 130 रुपए हमें राशि जमा करनी होगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कैसे आप ज्ञात करेंगे। अब हम समझते हैं कि हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 1 वर्ष की गणना करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगर आप 1 वर्ष की गणना करोगे तो साधारण ब्याज के जैसे ही होगी, यानी जितना साधारण ब्याज होगा 1 वर्ष का उतना ही क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखो यहाँ पे भी हम मूलधन कितना लेंगे, 100 रुपए लेंगे। मूलधन हम कितना लेंगे, 100 रुपए लेंगे। तो 100 रुपए पे 10% की दर से ब्याज कितना बनेगा, 10 रुपए ब्याज बनेगा। तो 1 वर्ष के बाद में हम कितना राशि चुकाएंगे, 110 रुपए। कितना राशि चुकाएंगे हम, 110 रुपए चुकाएंगे। यानी 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। उसी मूलधन उसी उसी दर पे अगर आप साधारण ब्याज निकालोगे 1 वर्ष के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो कोई फर्क नहीं होता। यहाँ पे भी 110 रुपए और यहाँ पे भी 110 रुपए है। अगर आपको दूसरे वर्ष के लिए गणना करनी है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। अगर आपको दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो इसके लिए आप मूलधन, दूसरे वर्ष के लिए आप मूलधन 100 रुपए नहीं लोगे। 100 रुपए तो आप किस में ले रहे थे, साधारण ब्याज के शर्त पे ले रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त में आप क्या करोगे, जो पहले वर्ष के अंत में जो राशि बनी है, कितने रुपए बनी है, 110 रुपए बनी है। तो आपको दूसरे वर्ष के लिए
मूलधन कितना लेना पड़ेगा? 110 रुपए लेना पड़ेगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का मूलधन हमें पता चल गया 110 रुपए। इस 110 पे अपन क्या करेंगे, 10% ब्याज की दर से ब्याज निकालेंगे। तो अगर आप 110 का 10% निकालोगे तो आप यहाँ पे 10/100 कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा, 11 रुपये आ जाएगा। आप 110 का 10% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 11 रुपये आ जाएगा। अब आप 110 में 11 जोड़ दोगे तो हमें दूसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी, 1, 1 + 1 2 और 1, 121 रुपये हमें दूसरे वर्ष के अंत में राशि जमा करनी होगी। अब हम तीसरे वर्ष की बात करें। अब तीसरे वर्ष की अपन बात करेंगे तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज पे, वो कितना आएगा, जो हमने दूसरे वर्ष के अंत में हमने राशि जमा की, वो तीसरे वर्ष के लिए किसका काम करेगी, मूलधन का काम करेगी। यानी यहाँ पे हम क्या लेंगे, 121 रुपये मूलधन लेंगे तीसरे वर्ष के लिए, और इस पे हमें क्या करना है, 10% ब्याज देना है। तो 10% अगर आप इसका निकालोगे, 121 रुपये का आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12.1 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.1 रुपये आ जाएगा। अब आप यहाँ से कुल राशि निकालोगे तो जोड़ लो, 0.1, 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। यानी आप तीसरे वर्ष के अंत में 100 रुपये मूलधन का कितना राशि जमा करोगे 10% की दर से, 133.1 रुपये। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 100 रुपये हम उधार लिए हैं 10% की दर से, तो 3 वर्षों के बाद हम कितना जमा करेंगे, 133.1 रुपया हम जमा करेंगे। तो आप इस बात को समझ गए ना। साधारण ब्याज की शर्त पे तो हम 3 वर्षों के बाद कितना रुपया जमा करेंगे, कितना राशि जमा करेंगे, 130 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पे हम 3 वर्षों के बाद 100 रुपये मूलधन के ऊपर कितना राशि जमा करेंगे, 133.1 रुपये जमा करेंगे। तो हर साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अंतर आपको मिलेगा। तो सबको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, और इनके जो फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको टेबल बताई उससे हम दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले। पहला पॉइंट क्या निकला कि 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग प्राप्त होता है। देखा ना आपने, मैंने 100 रुपये मूलधन लेके और 10% की दर से 3 वर्ष का मैंने साधारण ब्याज निकाला और मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो हमें कितना मिला था, 30 रुपये मिला था, क्योंकि 100 रुपये तो मूलधन था ना। तो हमें 130 रुपये राशि मिली थी, अमाउंट मिला था, उसमें से आप 100 रुपये माइनस कर दोगे तो 30 रुपये ब्याज मिला। पहले वर्ष का 10 रुपये ब्याज मिला, दूसरे वर्ष का 10 रुपये ब्याज मिला और तीसरे वर्ष का 10 रुपये ब्याज मिला। तो कुल ब्याज कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। अगर हम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बात करेंगे तो कितना मिला, 33.1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिला। तो इन दोनों ब्याज में क्या है, अंतर है। तो आपको समझ में आ गया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करेंगे। और अगर आप 3 वर्ष या 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट समझो। साधारण ब्याज के अंतर्गत मूलधन प्रत्येक वर्ष समान रहता है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब मैं टेबल एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने पहले वर्ष के लिए भी मूलधन कितना लिया था, 100 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए भी मैंने मूलधन क्या लिया, 100 रुपये। तीसरे वर्ष के लिए भी मैंने मूलधन क्या लिया था, 100 रुपये लिया था। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि साधारण ब्याज के अंतर्गत जो मूलधन होगा वो प्रत्येक वर्ष का क्या रहेगा, समान रहता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत मूलधन प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, बदलता रहता है। यानी पहले साल की जो राशि होगी, जितना हम ब्याज मिला के पे करेंगे, वो दूसरे वर्ष के लिए किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। फिर दूसरे वर्ष के अंत में हम जो राशि जमा करेंगे वो तीसरे वर्ष के लिए किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है, हर साल मूलधन चेंज होता है। समझ में आ गया आपको ये दोनों पॉइंट। अब हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो फॉर्मूले हैं उनको भी हम सीखते हैं। यस देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो फॉर्मूले हैं उनको सीखना हमें जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अपन इन्हीं से बनाएंगे। तो साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल से मैं एस लूंगा और इंटरेस्ट से मैं आई लूंगा। तो साधारण ब्याज की जहाँ पे भी मैं बात करूंगा उसको मैं सिंपल किससे शो करूंगा, एस आई से। एस आई का मतलब आपको समझना है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में किससे शो करेंगे, सी आई से अपन शो करेंगे। ओके, सी आई कहीं पे भी लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स जान लेते हैं। पी जहाँ पे लिखा होगा उसको हम प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं। जो मूलधन होगा उसको हम किससे नोट करेंगे, पी से। दर होगी उसको हम किससे नोट करेंगे, आर से। समय होगा उसको हम टी से शो करेंगे। और जो राशि होगी, अमाउंट जो होगा उसको हम किससे, ए। ये अमाउंट जो होगा ये मूलधन में ब्याज को जोड़ने पे मिलता है।
जो राशि है वो मूलधन जो होता है उसके अंदर अगर अपन ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, राशि मिलेगी। ये आपको पॉइंट से ध्यान रखना है। अब देखो साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको 1 साल 2 साल कितने भी साल का निकालना हो साधारण ब्याज, तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल लिखना है, जो मूलधन होगा इंटू दर से गुना करना है, इंटू क्या आ जाएगा समय, और किसका भाग दे दोगे, 100 का भाग दे दोगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम साधारण ब्याज निकालने के लिए। साधारण ब्याज पे हमें क्या पता करना हो, राशि पता करनी हो, तो जो प्रिंसिपल होगा, जिस प्रिंसिपल पे हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, तो उसी मूलधन के अंदर अपन क्या करेंगे, साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। तो हमें वो राशि मिल जाएगी जो हमें वापस लौटानी है मूलधन के साथ। मूलधन प्लस ब्याज जोड़ दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राशि मिल जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले हम किसके लिए यूज करेंगे, साधारण ब्याज के लिए। अब हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। यहाँ ए बराबर P इंटू 1 + R/100, और उसका पावर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ये सारे मैंने बता दिए। ए यहाँ पे क्या होगा, राशि होगा, P यहाँ पे मूलधन होगा, R दर होगा, और T क्या होगा, समय होगा। तो अगर हमें मूलधन दे दे, दर दे दे और समय दे दे, और हमें राशि पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। लेकिन हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ से हमें क्या मिला, इस फॉर्मूले से अमाउंट मिला, राशि मिली है। अमाउंट जो मिलता है, जो राशि हमें मिलेगी, ये मूलधन प्लस ब्याज को मिला के बनती है। अगर आप मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तब हमें किसका मान मिलेगा, ए का। तो इस ए में से अगर अपन पी मूलधन माइनस कर देंगे, देखो ए किससे मिलके बना, पी प्लस सी आई से, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज से मिलके बना। और इसमें से अगर अपन p माइनस कर देंगे, p क्या होता है, मूलधन, तो मूलधन माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, सी ही बचेगा। यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो आप पहले राशि निकालोगे चक्रवृद्धि ब्याज का, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, फिर उसमें से आप मूलधन माइनस कर दोगे, उस राशि में से आप मूलधन माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करते हैं, क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है, और इनके मैंने आपको फॉर्मूले भी एक्सप्लेन कर दिए। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर में ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूले को हम समझेंगे, और फिर हम इनके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रकार से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कंप्लीट एनसीईआरटी का आप हल सीखना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।